अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान और रूस के दरमियान कराची से लाहौर तक नई गैस पाइपलाइन की तामीर का मुआहदा तय पा गया है। दोनों खबरों की तफसीलात और वज़रा के दरमियान इख्तलाफात का मामला आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इख्तलाफात हल नहीं होकर दे रहे हैं और अगर हल ना हुए तो पाकिस्तान को इसका नुकसान हो सकता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है, मगर साथ ही इस बात का क्रेडिट लिया है कि ओगरा ने 11 रुपए 50 पैसे फी लीटर की तजवीज़ दी थी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मगर हुकूमत 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा करके 6 रुपए 10 पैसे का बोझ अपने ऊपर लेगी। हमने इसके बारे में तहकीक की कि क्या हुकूमत ने सेल्स टैक्स 17% से कुछ कम कर दिया है, क्योंकि हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर 17% सेल्स टैक्स और 30 रुपए फी लीटर तक की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी गुज़िश्ता बरस लेती रही, यानी 1 लीटर पर 40 रुपए फी लीटर टैक्स इकट्ठा करती रही। मगर फिर जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी तो हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम करना शुरू की और 15 दिन पहले उसे ज़ीरो कर दिया था। और अब जबकि हुकूमत ने दावा किया कि हमने 6 रुपए 10 पैसे का बोझ अपने ऊपर लिया और 11 रुपए 50 पैसे में से सिर्फ 5 रुपए 40 पैसे आवाम को ट्रांसफ़र किया, तो हमने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से रब्ता किया और पूछा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो पहले ही ज़ीरो था, तो क्या आपने सेल्स टैक्स कम कर दिया है? तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, हमने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में कमी कर दी है। और उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें एतमाद है कि टैक्स महसूलात में जो सेल्स टैक्स कम करने से कमी आएगी, उस गैप को दूसरे ज़राए से पूरा कर लिया जाएगा। शौकत तरीन ने कहा कि हमारी टैक्स वसूली की शरह हदफ से ज़्यादा ही है, तो इसलिए हम पूरे एतमाद हैं कि इस साल हम सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे और इस वक्त जो सेल्स टैक्स में कमी की है उसका असर नहीं पड़ेगा। अब ये अहम मामला है, क्योंकि हुकूमत IMF से पेट्रोलियम लेवी की मद में सालाना 610 अरब रुपए इकट्ठा करने का वादा कर चुकी है, जिसका मतलब है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 25 से 30 रुपए का इजाफा करना पड़ेगा। मगर हुकूमत ने पहले पेट्रोलियम लेवी ज़ीरो की और फिर सेल्स टैक्स भी कम कर दिया है। हालांकि 610 अरब रुपए लेवी और साथ ही 5,850 अरब रुपए अगर टैक्स इकट्ठा करना है तो इसमें सेल्स टैक्स की बहुत अहमियत है। तो IMF को कैसे मुतमईन किया जाएगा? क्या हुकूमत दरामदाद में इजाफे से तवक्को कर रही है? क्योंकि माहाना अगर 5.5 से 6 अरब डॉलर्स की दरामदाद होंगी, जिसका शौकत तरीन साहब ने 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में जिक्र किया, तो इससे दरामदाद पर वसूल होने वाला टैक्स तो बढ़ जाएगा, मगर साथ ही करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ जाएगा। दरामदाद पर टैक्स गुज़िश्ता बरस भी 56 अरब डॉलर्स की दरामदाद होने की वजह से तवक्कात से ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। 2 दिन पहले शौकत तरीन साहब से जब हमने पूछा कि आपको की तवक्को थी कि ईरान से अमेरिका के मामला तय पा गए तो तेल की कीमतें नीचे आएंगी और आप लोकल मार्केट में कीमतें कम करने के बजाय उस पर पेट्रोलियम लेवी लगा देंगे, मगर मामला तय नहीं पाए और कीमतें तो उल्टा बढ़ गई, तो 610 अरब रुपए कैसे इकट्ठा करेंगे? तो उन्होंने बताया कि IMF को कैसे मनाएंगे और साथ ही करंट अकाउंट खसारा भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये तफसीलात उन्होंने बताई। तो 610 अरब रुपए का PDL जमा करना है। आपको तवक्को थी कि ईरान के मामला तय पाएंगे अमेरिका के साथ तो शायद कीमतें नीचे आएंगी। PDL अगर आपने जमा करना है तो उसके लिए आपको मुंतकिल करेंगे आप? अभी इस वक्त तो हम इजाफा नहीं करेंगे। बाय द वे ने नियत की हुई है कि यार हमारे गरीब आदमी को बोझ ना पड़े। सितंबर में अगर दोबारा IMF के पास हम जाते हैं, क्योंकि आप IMF के प्रोग्राम से निकलना भी नहीं चाहते, हमारी जो ट्रेड डिफिसिट है उसके तहत शायद हमें IMF की ज़रूरत भी रहेगी, तो मनाएंगे कैसे कि जी हम रेवेन्यू का टारगेट भी पूरा करेंगे, डेफिसिट का टारगेट भी पूरा करेंगे, PDL के तहत कीमत भी नहीं बढ़ाएंगे, बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाएंगे? तो आपकी PDL है ना, इसकी ऑफसेटिंग हमारे पास और रेवेन्यूज़ हैं, बिकॉज ये तो नॉन FBR रेवेन्यूज़ है ना, तो और हमारे पास रेवेन्यूज़ हैं। PDL 600 बिलियन पे नहीं जाता, तो हमारे पास वो हम उनको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, हम उनको दिखा सकेंगे। उनके महीने में 6.25 अरब डॉलर्स की दरामदाद, उससे पहले मई में 632 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा। क्या हम एक दफ़ा फिर बहुत बड़े करंट अकाउंट खसारे की तरफ जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोथ आते ही? इम्पोर्ट का बिल जो आपका है ये 5.5-6 बिलियन के दरमियान में रहना चाहिए, रहेगा अगर हमने ग्रोथ दिखाई। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा करंट अकाउंट अगले साल सरप्लस में रहेगा, थोड़ा डेफिसिट में ज़रूर जाएगा, इतना जाएगा कि जो कि बिल्कुल हम उसको संभाल सकते हैं। और तो यही हुआ, हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाया, बल्कि शौकत तरीन साहब इस वक्त इतने पूरे एतमाद हैं कि उन्होंने सेल्स टैक्स में भी कमी कर दी है पेट्रोलियम मसनूआत पर। यानी अब हुकूमत पेट्रोल पर गुज़िश्ता बरस के 45 रुपए की जगह 12 से 13 रुपए टैक्स लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में पेट्रोल पर टैक्स लेने पर हुक्मरानों पर तनकीद करते रहे थे। आप पे टैक्स लगते हैं, हर चीज महंगी होती है। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 1 लीटर पे 35 रुपया, 35%। 1 लीटर
डीजल पे 50% टैक्स। ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती है, और अगर ये डीजल नीचे ले आए जिसकी कीमत 38 रुपए होनी चाहिए, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी। कम टैक्स करके मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। ये वजह है कि मईशत पर सियासत का नुकसान होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1 लीटर पर 44 रुपये टैक्स लेती रही, यानी जितने का पेट्रोल और डीजल हुकूमत को पड़ रहा था उस पर हुकूमत उतना ही टैक्स ले रही थी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 30 रुपये और सेल्स टैक्स की मद में 15 रुपये तक पिछले साल लेती रही, और गुज़िश्ता माली साल में हुकूमत ने तारीख के सबसे ज़्यादा 720 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की मद में टैक्स की सूरत में हासिल किए, जिसमें से 420 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी की मद में रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ और 300 अरब रुपए का टैक्स सेल्स टैक्स की मद में इकट्ठा किया गया। गुज़िश्ता साल के बजट में हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 450 अरब रुपए रखे थे और 420 अरब रुपए जमा कर लिए। इस साल 610 अरब रुपए रखे हैं, मगर शौकत तरीन साहब का कहना है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें अब नीचे नहीं भी आईं तो भी लेवी नहीं बढ़ाएंगे और दूसरे ज़राए से कमी को पूरा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 30 रुपए फी लीटर तक की लेवी नून लीग ने अपनी हुकूमत में लगाने का फैसला किया था, मगर कभी भी उसे 30 रुपए तक नहीं लेकर गए थे फी लीटर। मगर गुज़िश्ता साल जून में वफाकी वजीर हम्माद अज़हर ने PDL की मद में 1 लीटर पर 30 रुपए तक टैक्स लेने की वजह बताई और मौक़िफ़ अख्तियार किया। ये तो नून लीग की हुकूमत ने ही अपने आखिरी बजट में रखा था, हमने तो इसे नहीं छेड़ा। मुस्लिम लीग नून के आखिरी बजट के अंदर ये 30 रुपए की जो सीलिंग है पेट्रोलियम लेवी की, ये सेट की गई थी और हमने उस सीलिंग को नहीं छेड़ा। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब नून लीग बजट देकर गई थी तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आकर उसे मुस्तरद कर दिया था और सदर उमर ने सितंबर 2018 में नया बजट दिया था और PDL की मद में नून लीग के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया था। पिछले बजट में एक फैसला किया गया था कि पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से, उसके अंदर इजाफा किया जाएगा और जो पिछले साल 179 अरब रुपए था उसको बढ़ा के इस मद के अंदर 300 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। हमारे ख्याल में ये उस मुतवस्सित तबके के साथ जुल्म है। तकरीबन 10 लाख मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में चलती हैं, वो सब पेट्रोल डलाने वाले लोग हैं। ये किसी सूरत में हमारे ख्याल में ये इंसाफ नहीं था कि 100 अरब रुपए का टैक्स जो है इनसे वसूल किया जाए। तो हमने ये फैसला किया है कि हम ये PDL के अंदर जो इजाफा पिछले बजट के अंदर रखा गया था, यानी इस 2018-19 के बजट के अंदर जो मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था, हम वो नहीं करेंगे और 100 अरब रुपए की हम वहां कमी ले लेंगे। मगर फिर जब 30 रुपए तक लेवी गया तो अपने पहले बजट की जगह नून लीग के आखिरी बजट से मिसालें दी गई। हालांकि नून लीग ने PDL की मद में 300 अरब रुपए रखे थे, जिन्हें तहरीक इंसाफ ने गरीब अवाम पर जुल्म करार दिया था। मगर खुद तहरीक इंसाफ ने 2019 और 20 के साल के लिए PDL की मद में 450 अरब रुपए रखे, फिर 420 अरब रुपए का रिकॉर्ड इकट्ठा भी किया जो तारीख में सबसे ज़्यादा है, और इस साल के लिए भी सबसे ज़्यादा तारीख के सबसे ज़्यादा 610 अरब रुपए रखे गए हैं। IMF से खुद हुकूमत ने वादा किया है, मगर इस वक्त हुकूमत ने PDL 0 कर दिया है और सेल्स टैक्स भी कम कर दिया है। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पुर एतमाद हैं कि वो PDL और सेल्स टैक्स की कमी से जो महसूलात में कमी होगी उसे दूसरे ज़राए से पूरा कर लेंगे। कैसे पूरा होगा और क्या टैक्स इकट्ठा होगा तो करंट अकाउंट खसारे का दूसरा खतरा खड़ा हो जाएगा। बात करेंगे माहिर मईशत खुर्रम सिराज साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम सिराज साहब, आप कैसे देख रहे हैं? PDL 0 किया, फिर सेल्स टैक्स भी हुकूमत ने कम कर दिया है, IMF से हालांकि 610 अरब रुपए का वादा किया है। आपको लग रहा है दरामदाद बढ़ने की वजह से ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि जी हम जमा कर लेंगे टैक्स, अगर ये सारे के सारे रेवेन्यूज नहीं भी होते, और IMF को भी मुतमईन कर देंगे, या हकीकतन जो इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहजेब, और टैक्सेस का एक तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा कलेक्शंस का टारगेट होना, दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है ना वो एक रिस्क है बहुत बड़ा। क्योंकि अगर आप टारगेट देखें रेवेन्यूज़ का तो वो 5800 है, रफली कोई 5800 अरब रुपए हैं। 5800 अरब रुपए में अगर आप ये देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत से जितना टैक्स कलेक्ट होता है वो कितना हो सकता है। पिछले साल तकरीबन 15% था जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ, उसका सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है वो तकरीबन 15% था। इस मरतबा आप ये देखें कि आपके पास अगर आप सेल्स टैक्स कम करते हैं तो नेचुरली यहाँ पे शॉर्टफॉल आएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ जो शॉर्टफॉल पूरा होगा ये इंपोर्ट से हो सकता है। अब इंपोर्ट्स में देखें ग्रोथ कैसे आ सकती है। $56 बिलियन की इंपोर्ट्स थी ये जो साल गया है,
और अब इस साल की इंपोर्ट्स का जो अभी रन रेट शुरू हुआ है, एक महीने का स्टार्टअप जो देखें अगर आप, $6 अरब की इंपोर्ट जो है पर मंथ हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप टोटल इंपोर्ट्स मिला लें तो तकरीबन आराम से 72 से 75 अरब डॉलर पे इंपोर्ट्स टोटल पहुंच सकती हैं। एक्सपोर्ट ऑन दी अदर हैंड 28 अरब की मर्चेंडाइज जो है वो टारगेट की जा रही है और तकरीबन 34 अरब टोटल एक्सपोर्ट्स हैं। इसी तरह रेमिटेंसेस अगर देखें तो तकरीबन 31 बिलियन का जो है वो टारगेट है। अगर ये मैं सब मिला लूँ तो $10 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है, जो कि बहुत बड़ा डेफिसिट होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर, विच इज़ 3% ऑफ GDP। अब आप ये देखें कि जो इंपोर्ट की ग्रोथ है वो बन रही है तकरीबन 30%। इंपोर्ट में 30% ग्रोथ आती है और इंपोर्ट से जो टैक्सेस ड्राइव होते हैं वो तकरीबन 40% होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 5800 अरब में से 40% अगर मैं इंपोर्ट से ले लूँ तो 2300 अरब बनते हैं। अब 2300 अरब आप ये देखें कि उसमें से कितना जो है वो इम्प्रूव हो सकता है 30% के हिसाब से ग्रोथ से, यानी कि अगर इंपोर्ट बड़ी हैं तो उसका टैक्स पे कितना इम्प्रूवमेंट आएगी, वो तकरीबन बनता है 670 अरब रुपए। यानी कि अगर 56 बिलियन से 72 या 75 बिलियन की इंपोर्ट्स हो रही हैं, जिसको 30% की ग्रोथ है, जिसमें उसमें से टैक्स का इंप्रूवमेंट आएगी 40% के हिसाब से 670 अरब रुपए। वहाँ से 670 अरब तो पूरे हो जाएंगे। अब मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो $4 बिलियन बनते हैं, लेकिन एक तरफ मैं डेफिसिट जो है करंट अकाउंट का $10 अरब भी कर रहा हूँ इस वजह से। तो ये हमें मैनेज करना होगा कि क्या $4 अरब जो है वो रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट चाहिए, ये $10 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, जो एक और हिस्सा होता है एक्सटर्नल अकाउंट का। तो हमें ये देखना होगा कि 4 अरब या 10 अरब इसको कैसे मैनेज करना है, अदरवाइज हम फिर डेट में जो है वो जाते रहेंगे और हमें जो है मजीद डेट लेना पड़ेगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू की साइड से अगर इत्मीनान आ रहा है तो एक दफ़ा फिर, क्योंकि हुकूमत कहती थी अब हम जो तरक्की की तरफ लेके जाएंगे वो सस्टेनेबल तरक्की होगी, दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट के खतरात नहीं पैदा होंगे। अभी 4-5% पे आप कह रहे हैं दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट के खतरात पैदा हो गए अगले साल के लिए। शाजिब, सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है या क्वालिटी ऑफ ग्रोथ क्या होती है? वो ग्रोथ होती है जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स ड्रिवन जो है वो ग्रोथ आए, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ आए, यानी कि आपकी यहाँ कैपेसिटीज़ लगे जो कि लग रही हैं। टर्फ फाइनेंसिंग में एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि यहाँ पे 3 से 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सटर्नल अकाउंट को हम कैसे फंड करेंगे। मसला एक्सटर्नल अकाउंट का है, क्योंकि हमारी वल्नरेबिलिटी आपने देखा होगा पिछले 20-25 सालों में एक्सटर्नल अकाउंट पर रही है। वहाँ से हमें करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है, हमारे पास रिजर्व नहीं होते, फिर हम डेट लेते हैं, फिर हम IMF के पास जाते हैं, फिर इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, रुपये एकदम से जो है डिप्रिशिएट होता है, इवेंचुअली पूरी इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट आता है। तो प्रॉब्लम यह है कि एक तो रिफॉर्म्स हमें करने हैं, एनर्जी रिफॉर्म्स, डेट रिफॉर्म्स और आपके जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं। इसी तरह हमारे पास अगर जो है हम इस तरह से इंपोर्ट्स को प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स होंगी नेचुरली, बट एक्सपोर्ट को अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो नेचुरली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और रेमिटेंसेस एक जगह स्टेबल नहीं तो आपका ये इम्पैक्ट आता रहेगा और आपको बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा और ये इंपोर्ट लेड ग्रोथ दोबारा से जो है आपके पास आ सकती है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी तरफ बड़ी खबर सामने आई है, रूस और पाकिस्तान में नई गैस पाइपलाइन बिछाने के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक कराची से लाहौर तक तकरीबन 1100 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। दस्तखत की तकरीब में वजीर तवानाई हम्माद अजहर, वजारत पेट्रोलियम और रूस की वजारत तवानाई के नुमाइंदों ने शिरकत की। वजीर तवानाई हम्माद अजहर के मुताबिक मंसूबे पर $2.5 अरब लागत आएगी और ये 2023 तक मुकम्मल होगा। हम्माद अजहर ने बताया कि मुकामी कंपनियां गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगी, जबकि मंसूबे का दरामदी सामान रूस से आएगा। गैस पाइपलाइन के टैरिफ का तयन ओगरा करेगा। गैस पाइपलाइन की तामीर से पाकिस्तान के शुमाल से जुनूब की जानिब गैस की तरसील होगी। हमादर ने कहा कि मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ेगा। रूसी वफ्द के सरबराह ने कहा कि शुमाल से जनूब गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए अहम मनसूबा है। ये मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए संगे मील साबित होगा। ये बहुत अहम मुआहदा है, क्योंकि पहले 2015 में नून लीग के दौर में रूस से मुआहदा किया गया, फिर 8 माह पहले, अब से 8 माह पहले नदीम बाबर साहब ने रूस से मुआहदा होने का ऐलान किया और उसके बाद हम्माद साहब ने बताया कि मई में रूस से तरमीमी मुआहदा कर लिया है। फिर मुआवने खुसूसी ताबिश गौहर ने गुज़िश्ता माह मौका अख्तियार किया कि रूस से मुआहदा महंगा पड़ेगा और उसमें ताख़ीर भी होगी, इसलिए मकामी गैस कंपनियों को गैस पाइपलाइन बिछाने का काम दिया जाए। मगर फिर हम्माद साहब ने कहा कि सुई गैस की कंपनियां 42 इंच से ज़्यादा की सलाहियत ही नहीं है। इस मामले पर इख्तलाफ सामने आया, क्योंकि ताबिश गौर साहब की राय थी कि 42 इंच की पाइपलाइन बहुत होगी, टाइम पर बन जाएगी, 2023 तक बन जाएगी और यही बेहतर है। मगर अब ये मुआहदा रूस के साथ ही तय पाया है। सफात देखिए। 5 साल से हम रशिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो
आएगा और ये हमारी पाइपलाइन बनाएगा। रशिया के साथ मुआहदे हुए कि मेरी ज़ाती राय में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा उस मुआहदे को पाए तकमील पहुँचाने। हम बहैसियत कौम के ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अपना पूरा का पूरा दारोमदार एक बैरूनी क़ुव्वत पे डाल दें जो कि अपना वक्त लेगा और यकीनन जो पाइपलाइन बनेगी वो महंगी होगी। तो मेरा जो मशवरा है वज़ीर आज़म को जो कि मैंने दिया है कि ये ठेका हमको सुई सदन और सुई नौदन को दे देना चाहिए। 2023 तक हमें ये लाइन हर सूरत में मुकम्मल करनी है। इसमें माहिरीन का ये ख्याल है कि 56 इंच की पाइपलाइन होनी चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज़ और इक्विपमेंट जो है वो रूस के पास जो है वो शामिल है और हमारी कंपनियों को एक मौका भी मिल सकता है कि वो इससे सीखें और 56 इंच की जो पाइपलाइन ले करनी है वो ले करें। और अब कहा जा रहा है कि 2023 तक ये पाइपलाइन मुकम्मल होगी, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। पाकिस्तान की एनर्जी ज़रूरियात हैं, 2 नए टर्मिनल लगने हैं जो इस वजह से ही काम शुरू नहीं हो रहा कि हुकूमत की तरफ से पाइपलाइन की इस वक्त एक गारंटी नहीं दी जा रही है। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या कॉन्फिडेंस प्राइवेट सेक्टर में आता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली सरहद पर कब्जा करने और अपना झंडा लहराने के बाद तालिबान का दावा है कि उन्हें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट से पाकिस्तानी करेंसी में 3 अरब रुपए मिले हैं और इस हवाले से तस्वीर भी शाया कर दी गई हैं। जबकि पाकिस्तानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP के मुताबिक तकरीबन 3 अरब रुपए अफगान सिक्योरिटी एजेंसी NDS के कर्नल के कंपाउंड से दरियाफ्त हुए हैं जो कंधार में भारतीय काउंसलेट के करीब वाक़ है और हाल ही में इस काउंसलेट को भारत ने जल्दी में खाली कर दिया था। APP के मुताबिक एक सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि यह रकम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और उन दीगर दहशतगर्द जमातों को फंड करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी जिनका भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं और इस वक्त तालिबान पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली सरहद पर मौजूद हैं और अफगान जिला स्पिन बोल्दक के दफ्तरी उमूर तालिबान के पास है। कल इस पेशरफ्त को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सरहद सील कर दी थी और दोनों तरफ से आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। जबकि आज अफगान तालिबान कमांडर और पाकिस्तान सिक्योरिटी हुक्काम की बाब दोस्ती पर पहला रब्ता हुआ है और लेवीज हुक्काम के मुताबिक तालिबान और पाकिस्तानी हुक्काम का बाब दोस्ती से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ और फिर इसकी बंदिश के बाद उसे पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया और नतीजतन बड़ी तादाद में दोनों जानिब फंसे पाकिस्तानी और अफगान शहरी आने जाने लगे। लेवीज हुक्काम के मुताबिक बातचीत का अगला दौर बाब दोस्ती से तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए होगा। जहाँ एक तरफ अफगान तालिबान इस वक्त बाब दोस्ती के दूसरी तरफ मौजूद हैं, तो वही अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है और तालिबान से वो कंट्रोल ले लिया है और इलाके की अहम मार्केट्स, महकमा कस्टम्स और हुकूमती इंस्टॉलेशंस पर तालिबान का कब्जा छुड़ा लिया है। मगर तालिबान इस बात की तरदीद कर रहे हैं और उनका कहना है कि काबुल इंतजामिया की तरफ से सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और बेबुनियाद दावा है। पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली अफगान सरहदी टाउन पर अब भी तालिबान का कंट्रोल है। क्या हकीकत है? इस हवाले से हमने बाब दोस्ती के बाहर मौजूद जियो न्यूज़ के चमन के नुमाइंदे नूर जमा अचकजई से बात की है। देखिए वो क्या तफसीलात बता रहे हैं। शाहजेब साहब, आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि बाब दोस्ती पर तालिबान का जो सफ़ेद परचम लहरा रहा है, इनके नीचे बिल्कुल एक चेक पोस्ट बना हुआ है बाब दोस्ती के उस तरफ अफगानिस्तान के हदूद में। वहाँ पर तालिबान, क्योंकि इस वक्त मौसम साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं, इस वक्त सही नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर तालिबान जंगजू बैठे हुए उस तरफ, जबकि इस तरफ जो है FC के जो जवान हैं वो बैठे हुए हैं। जबकि स्पिन बोल्दक और तख्तपुल और ख़ासकर कंधार चमन शाहरा पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल है। दूसरी जानिब आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। तख्तपुल का जो चीफ कमिश्नर था हाशिम रेगवाल, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से इख्तिलाफ़ करते हुए बताया कि चूँकि कुछ अर्सा कबल ही उनको खदशा था कि तालिबान स्पिन बोल्दक और तख्तपुल पर हमला कर सकते हैं, उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को इस सिलसिले में आगाह किया था। लेकिन जब तालिबान ने हमला किया उस वक्त भी उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मदद तलब की, चूँकि उन्होंने कहा कि कंधार में बड़ी तादाद में नेशनल आर्मी मौजूद है, अफगान जेट जंगी जहाज़ मौजूद है, उनकी कुमक के लिए किसी किस्म का ताउन नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया है। इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ जो फौजी कमांडर हैं उनका मरकज़ी हुकूमत से इख्तिलाफ़ात की खबरें सामने आ रही है कि वो कंधार और दिगर जो जुनूबी सूबे हैं, जुनूबी अजला हैं जहाँ पर तालिबान मुसलसल काबिज़ हो रहे हैं, वहाँ पर मरकज़ी हुकूमत उनको किसी किस्म की कुमक नहीं पहुँचा रहे हैं। इसी तरह जो मामूलात ज़िंदगी है चमन में और स्पिन बोल्दक में वो मामूल के मुताबिक है। दोनों जानिब पाकिस्तानी और अफगान शहरी फंसे हुए थे, खासकर पाकिस्तानी हदूद में अफगान फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी शदीद गर्मी में,
हैं वो फंसे हुए थे। सुबह उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, जबकि अफगानिस्तान की हदूद में भी उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान आने के लिए तालिबान उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन आज दोपहर के बाद ज़िला स्पिन बोलदक जो कि अफगानिस्तान का तालिबान के कब्ज़े में ज़िला है, वहाँ के जो नए कमिश्नर है मुल्ला अदम खान, उनके हमरा जो तालिबान कमांडर थे वो बाबदोस्ती आए और यहाँ पर अफगान पाकिस्तानी फोर्सेस के जो अला हुकाम थे, सिक्योरिटी हुकाम थे, उनके साथ पहला बाज़ाब्ता रब्ता किया। फैसला हुआ है कि आज जो भी जो पाकिस्तानी और अफगान बाबदोस्ती के दोनों जाने फंसे हुए थे उनको पैदल आने जाने की इजाज़त दे दी गई है। तकरीबन 2 से 3 हज़ार अफराद एक दूसरे के इलाकों में वापस चले गए हैं। आज के इजलास के बाद ये फैसला हुआ कि अगला इजलास जो है अगले चंद रोज़ में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट और तिजारत की बहाली से मुतल्लिक़ फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब कोहिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ दासू डैम प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी और पाकिस्तानी शहरियों की बस में धमाका हुआ। 9 चीनी शहरियों समेत 13 लोगों की जान चली गई। इब्तिदा में पाकिस्तानी हुकाम इसे महज एक हादसा करार देते रहे, जबकि चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इस वाक़े को बम धमाका करार देकर पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा किया। फिर मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि असल में वाक़या है क्या, पाकिस्तान ठीक कह रहा है या फिर चीन का मुतालबा दुरुस्त है। और आज 24 घंटे से जायद गुजरने के बाद पाकिस्तान ने भी ये कहा कि वाक़े में दहशतगर्दी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान के मुताबिक दासू वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात में अब बारूदी मवाद के शवाहिद की तस्दीक हुई है, इसलिए दहशतगर्दी को रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ज़ाती तौर पर इस हवाले से हर पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत चीनी सिफारत खाने के साथ करीबी राब्ते में है। हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पुरअज़म हैं। दूसरी जानिब कल ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशनबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में भी ये वाक़या ज़ेर बहस आया। चीनी वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने शहरियों की हलाकत पर चीन की तरफ से शदीद परेशानी का इज़हार किया है और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अगर ये दहशतगर्दी का वाक़या है तो मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दिलवाई जाए। साथ ही इस वाक़े से सबक हासिल करके चीन पाकिस्तान ताउन के दीगर प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इन तमाम मनसूबों के महफूज ऑपरेशंस को यकीनी बनाया जा सके। जबकि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब को बताया कि इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि यह एक हादसा था और इसमें दहशतगर्दों के हमले का कोई सुराग नहीं मिला। चीनी हम मनसब से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल भरोसा साथी है। चीन का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान ज़ख्मियों के इलाज और रेस्क्यू में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साथ ही वाक़े के हक़ाइक़ मालूम करने के लिए अच्छी तरह तहकीकात की जाएंगी और इसकी पेशरफ्त से चीन को आगाह रखा जाएगा। ये वाक़या कल सुबह उस वक्त पेश आया था जब दासू डैम पर काम करने वाले पाकिस्तानी और चीनी शहरियों की बस में अपर कोहिस्तान के इलाके में धमाका हुआ था, जिससे 9 चीनी इंजीनियर्स, 2 FC एहलकार और 2 आम शहरी मारे गए थे, जबकि 27 अफराद अब भी ज़ख्मी हैं और उनमें से ज़्यादातर चीनी शहरी हैं। कल जब यह खबर सामने आई तो एक बहस छिड़ गई, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि क्या ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या था या फिर बस में कोई तकनीकी ख़राबी की वजह से धमाका हो गया है। पाकिस्तानी हुकाम का मौक़िफ़ था कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, बल्कि बस में तकनीकी ख़राबी से ये धमाका हुआ है। वज़ारत ख़ारजा के इब्तिदाई बयान के मुताबिक बस में तकनीकी ख़राबी की वजह से गैस लीक हुई, जिससे एक धमाका हुआ और बस खाई में गिर गई। इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि यह बस हादसा था, दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था। जबकि चीन ने कल ही इस वाक़े को बम धमाका करार देकर पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा किया था और आज पाकिस्तान ने भी इस इम्कान को रद्द करने से इनकार किया है और ख़ुद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बाकायदा ट्वीट के ज़रिए इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। हमने इस पर हुकूमती मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की कि कल ये कन्फ्यूजन पैदा की गई, खुद हुकूमती बयानात से हुई, इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो कोई हुकूमती वज़ीर इसके लिए दस्तयाब नहीं था कि वो इस सूरत हाल पर रोशनी डाल सके और इसकी तफसीलात बता सके। प्रोग्राम में शामिल करें। PTI फॉरेन फंडिंग केस में नए इंकिशाफात सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ पर 2 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद गैर कानूनी चंदा लेने का इल्ज़ाम लगाया गया है। दरख्वास्त गुजार अकबर इस बाबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 5 मजीद खुफिया बैंक अकाउंट्स भी सामने आए हैं। अकबर इस बाबर वज़ीर आज़म इमरान खान से ओहदा छोड़ने और इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को तहलील करने का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को अकबर इस बाबर को इजाज़त दी थी कि वो स्क्रूटनी कमेटी के पास मौजूदा दस्तावेज़ात का जायज़ा ले सकते हैं। 2 माहिरीन के हमरा दस्तावेज़ात का जायजा लेने के बाद अकबर इस बाबर एक रिपोर्ट सामने लाए हैं जिसमें तहरीक इंसाफ पर नए इल्ज़ामात लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2009 से 2013 के दरमियान होने वाली कुल ममनुआ फंडिंग की मालियत 2 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद बनती है। तहरीक इंसाफ ने ऐसी दस्तावेज़ात जमा कराई जो ना पहले से तस्दीक शुदा थी और ना अब उनकी तस्दीक हो सकती है। दस्तावेज़ात पूरी तरह से तहरीक इंसाफ के माली मामलात की नुमाइंदगी नहीं करती। पाकिस्तान में खोले गए तमाम बैंक अकाउंट्स की फहरिस्त फराहम नहीं की गई।
बैरून मुल्क से तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकिल होने वाले तमाम फंड्स की फहरिस्त को मुआयने के लिए फराहम नहीं किया गया। बैरून मुल्क खोले गए अकाउंट्स की एक भी बैंक स्टेटमेंट शेयर नहीं की गई। हालांकि तहरीक इंसाफ उनमें से 6 अकाउंट्स का एतराफ कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 4 मुलाजमीन के जाती अकाउंट्स में वसूल करदा फंड्स की तफसीलात सामने नहीं आई, जबकि तहरीक इंसाफ ने स्टेट बैंक के जरिए सामने आने वाले 28 में से 5 अकाउंट्स को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम बैंक अकाउंट्स का इंकिशाफ इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं किया, जैसा कि कानून के मुताबिक जरूरी था। अकाउंट्स पर दस्तखत करने वालों में से 9 अफराद की फहरिस्त ही फराम नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 5 मजीद बैंक अकाउंट्स का इंकिशाफ हुआ है, जिनका इजहार पार्टी ने नहीं किया और ना ही बैंक स्टेटमेंट फराहम की। इन नामालूम बैंक अकाउंट्स में 16 करोड़ रुपए से जायद मुंतकिल किए गए और रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के नाम पर रजिस्टर्ड गैर मुल्की कंपनियों का जिक्र करते हुए इल्जाम लगाया गया है कि उनकी तफसीलात पार्टी ने फराहम नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2009 से 2012 के दरमियान 2.5 करोड़ रुपए से जायद नकद रकम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ऑफिस में जमा कराई गई, जिनकी तफसीलात मौजूद ही नहीं है। यानी अकबर एस बाबर बराह रास्त वजीर आज़म इमरान खान पर पार्टी के लिए ममनुआ फंडिंग लेने का इल्जाम लगा रहे हैं, उनसे ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकुमरान जमात पर ममनुआ फंडिंग वसूल करने, अकाउंट्स और अकाउंट होल्डर्स की तफसीलात छुपाने का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ये इल्जाम सच हैं तो इनके संगीन नताइज हो सकते हैं। इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, इस सारे मामले को खुद कवर करने वाले तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद। फ़ारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया। साहब फाइनली 2.2 अरब रुपए का जो कुछ उन्होंने देखा अकाउंट ये सामने लेके आए हैं कि ममनुआ चंदा 2.2 अरब रुपए का इकट्ठा किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है तहरीक इंसाफ उनके मुताबिक इसकी। देखिए बात यह है कि अकबर एस बाबर साहब जो है हमारे अकाउंट्स देख लेते हैं। अकबर एस बाबर ने पटिशन दायर की है, उसमें सबूत उन्होंने जमा करवाने थे। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई है। ये फैसला स्क्रूटनी कमेटी ने करना है कि इसके अंदर जो है वो ममनुआ फंडिंग है, इसके अंदर कितने पैसे ऐसे हैं जिनका हमने जवाब नहीं दिया। हम 15 वॉल्यूम्स रिकॉर्ड का जमा करवा चुके हैं शाहजेब, 40,000 अपने डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया और हम अकाउंट फॉर हैं जो पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट्स में आया है। उन बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट्स के नाम, तमाम चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन की बनाई गई, स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखी गई। अब अगर आप ये देखें कि अकबर एस बाबर तो कभी खुद आके कभी स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं, कभी वो कह देते हैं जी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपने कितने दर्जनों स्क्रूटनी कमेटी की जो है वो हेयरिंग्स हो चुकी हैं, उस वक्त आपने उनके ऊपर अदम एतमाद नहीं किया, आप उनके ऊपर एतमाद का इजहार करते रहे हैं। आपको बाकायदा तौर के ऊपर परूजल वहाँ पर करवाती रही है स्क्रूटनी कमेटी, तो स्क्रूटनी कमेटी की तो फाइंडिंग्स आ लेने दें। इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग और डिस्टॉर्टेड किस्म की रिपोर्ट्स बैठ के मैं जितनी मर्जी बना दूं। वैसे स्क्रूटनी कमेटी जाहिर है फैसला स्क्रूटनी कमेटी करेगी, उस पर अदम एतमाद का वो काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं इजहार, साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने का भी वो कह चुके हैं। मगर उन्हीं स्क्रूटनी कमेटी ने उन्हें ऑथराइज किया था ना आपके अकाउंट्स देखने के लिए, उसमें वो कह रहे हैं कि उन 4 लोगों की डिटेल ही नहीं दी जिनको पार्टी ने ऑथराइज किया था कि वो अपने पर्सनल अकाउंट में फंडिंग ले सकते हैं और फिर पार्टी में जमा करा सकते हैं। तो जिन 4 लोगों को पर्सनल अकाउंट में फंडिंग लेने के लिए ऑथराइज किया उनकी डिटेल नहीं दी, उनकी भी डिटेल दें कि उन्होंने सारा जमा भी कराया या बीच में पैसा इधर उधर हो गया। देखें शाहजेब, यहाँ पर आकर फिर वो फैक्ट्स को जो है वो डिस्टॉर्ट करते हैं। फैक्ट्स को कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का सेक्शन 13 पढ़ लें तो वो ये कह रही है कि हर पार्टी जो है उसने अपने एसेट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटीज़ और उनके ज़राए बताने हैं। अब वो पैसा अगर हमारे पास बैंकिंग चैनल्स में आया है तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अब क्या प्राइवेट लोगों की रिटर्न्स भी जमा करना शुरू कर दी है? रिटर्न्स तो FBR में जमा होती हैं, प्राइवेट लोगों का मामला तो इलेक्शन कमीशन में जा ही नहीं सकता। तो यहां पर फिर वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। हमारा जुम्मा क्या है कि हमने जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर आया वो गोशवारे हमने जमा करवाने हैं। ऐसा नहीं, इसमें मसला है ना, वो ये नहीं कह रहा आपसे, वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ आपने सब जमा कराया, सब नहीं जमा कराया। अगर आपने कुछ इंडिविजुअल्स को ऑथराइज किया कि वो इनफरादी तौर पर अपने अकाउंट में पार्टी के लिए फंडिंग ले सकते हैं, तो उन इंडिविजुअल्स का भी, जो पार्टी के लोग हैं, उनके भी अकाउंट्स की तफसीलात आपको देनी चाहिए ना, ताकि पता चले कि कितना आया, कहाँ गया, कहाँ से आया। नहीं देखें मामला क्या है। मामला ये है कि हमने किसी प्राइवेट बंदे को अपने अकाउंट्स के लिए, पहली बात तो कैटेगोरिकली क्लियर कर लें, किसी प्राइवेट बंदे को हमने ऑथराइज नहीं किया। ये तमाम मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी इल्ज़ामात हैं, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने है, उसकी स्क्रूटनी कमेटी इसको देख रही है,
तो जो हमारा रिकॉर्ड हमारे बैंक्स में आया, चाहे वो पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा, चाहे वो लोकल यहां पर फंड रेजिंग जनरेट की गई। शाहजेब, ये बड़ा ज़रूरी है बताना कि पीटीआई वो पहली जमात है जिसने फॉरेन यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी $10 पेइंग ईयरली मेंबरशिप का आगाज़ किया था। हम वो पहली जमात हैं जिन्होंने मैसिवली फंड रेजिंग की। आपके इल्म में होगा, हमने तो पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया। यहां पर तो ये होता था 5, 7, 8, 10 बड़े सरमायादारों से, इंटरेस्ट ग्रुप से पैसे ले लिए जाते थे, इलेक्शन कैंपेन कर ली जाती थी। हमने तो जो है वो बड़ी तादाद में, जब मैं आपको कह रहा हूं 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया है, तो आप देखें कि एक मास मेंबरशिप थी जो हमारी लोगों का पीटीआई का हिस्सा थे, उनका एतमाद था, उन्होंने पीटीआई को जो है वो पैसे दिए। मगर इस पर भी आप पर इल्जाम है कि चेयरमैन ऑफिस में कैश भी कलेक्ट होता रहा 2.5 करोड़ रुपए का, और 22 अक्टूबर 2011 को जो बैंक डिपॉजिट किया गया कैश की सूरत में आपको मिला, वो 2 करोड़ रुपए का अमाउंट था। ये 2 करोड़ रुपए किसी गरीब आदमी का था, किसी बड़े सरमायादारी का था जो कैश में कलेक्ट किया? बता भी नहीं रहे आप किसने दिया। नहीं, देखें, ऐसा नहीं। हमारे जो सोर्सेज हैं जहां से हमें फंड्स आए, वो तमाम सोर्सेज हमने डिस्क्लोज किए हैं। जो इलेक्शन कमीशन में हमने गोशवारे जमा किए हैं। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो QCR रेटेड है, यानी कि वो A कैटेगरी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। बाकायदा हमारे अकाउंटेंट्स चार्टर्ड होते हैं। PMLN पीपल्स पार्टी के तो अकाउंट, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंट्स क्वालिफाई किए हुए हैं। वहां पर 12 अकाउंट्स ऐसे निकले हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किए, नून लीग ने। 7 अकाउंट पीपल्स पार्टी ने डिस्क्लोज नहीं किए, उनका भी मामला चल रहा है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने वही रिकॉर्ड जमा करवाया जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है। ये साकिब निसार साहब का फैसला हनीफ अब्बासी के केस में पड़ा हुआ है मेरे पास। मैंने कोशिश की थी कि वो आपको भी मिल जाए। वैसे मैंने देखा है, तो आपको बार बार साकिब निसार साहब के फैसलों का सहारा लेना पड़ जाता है। उन्होंने भी अपने फैसले में ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन मुतालिका फोरम है, उस मुतालिका फोरम पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो 9 अकाउंट्स हैं उनके सिग्नेटरी का आपने नाम ही नहीं दिया, और वो कह रहे हैं वो सिग्नेटरी खुद इमरान खान है। क्या इसलिए आपने नाम नहीं दिया कि वो इमरान खान साहब ही हैं? नहीं, देखें, बात यह है कि आपका हमारी एक फाइनेंस कमेटी है, जिस फाइनेंस कमेटी के अंदर हमारे डिफरेंट जो हैं वो लोग मौजूद हैं। उस टाइम के ऊपर जो है वो हमारे फाइनेंस कमेटी के अंदर पूरी हमारी पार्टी के डिफरेंट लोग थे जो शामिल थे, जो ऑथराइज होते हैं। कोई भी अकाउंट खुलना है वो फाइनेंस कमेटी जो है उसको ऑथराइज करती है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो इन गोशवारों को दस्तखत करते हैं कि ये गोशवारे जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और अकॉर्डिंग टू द लॉ हैं। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा किए हैं। PMLN ने तो वहाँ भी राजा ज़फ़रुल हक के साइन करवाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने जरदारी की जगह, बिलावल की जगह, वहाँ पर भी अपने सेक्रेटरी जनरल के साइन करवाए हुए हैं। इन्होंने तो किसी जगह पे कोई कानूनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं की हुई। वो साथ ही कह रहे हैं कि 5 अकाउंट ऐसे हैं जो PTI ने डिस्क्लोज ही नहीं किए, जिसमें 16 करोड़ रुपए आए हैं। वो बैंक्स भी बता रहे हैं, बैंक अल्फला, KSB, कि वो आपने डिस्क्लोज नहीं किए थे, वो भी अकाउंट सामने आ गए। देखें, बात यह है कि हमारी ये जो स्क्रूटनी हो रही है ये 2008 से 2012 के टाइम की स्क्रूटनी हो रही है। इस दौरान हमारे जितने बैंक अकाउंट्स से वो बैंक अकाउंट्स हमने गोशवारे जो है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। अब कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो आप देखें, स्क्रूटनी कमेटी के साथ हमने, हमारी फाइनेंस टीम ने इतना ताउन किया है। जो चीज़ें वो साथ साथ मांगते रहे हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनको फ्राहम करते रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये कल इन्होंने एक मज़ाका केस की एक मन घड़त खुद कंप्यूटर के ऊपर बैठ के रिपोर्ट बनाई, वो सामने लेकर आए हैं, उसमें इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है मुझे ये बताएं कि इनको कैसे पता चल गया कि अल्फला बैंक के अंदर या KSB बैंक के अंदर, फलाने बैंक के अंदर इतने पैसे आए हैं, वो हमने डिस्क्लोज नहीं किए। अगर हमने डिस्क्लोज ना किए होते तो स्क्रूटनी कमेटी हमारे से ये चीज़ें मांगती ना। उन्होंने जो चीज़ें मांगी वो लाकर हमने इनको जमा करवा दी। वैसे वो इसलिए तो कह रहे हैं कि ये फैक्ट फाइंडिंग नहीं, फैक्ट हाइडिंग कमेटी है, इसलिए तो इसको डिसॉल्व करने का वो मुतालबा करते हैं कि साल से मामला चले जा रहा है और मामला हल नहीं होके दे रहा है। देखें, ये क्यों डिसॉल्व कर दें, इनके कहने के ऊपर कर दें, क्योंकि इनका इजी लोड बढ़ता रहेगा। वो तो इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन को करने दें। इलेक्शन कमीशन ने ये एक JIT बनाई, इट्स काइंड ऑफ अ JIT। इलेक्शन कमीशन खुद अपने फैसले के अंदर लिखा हुआ है ये JIT है जो PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी सबके अकाउंट्स को देख रही है। बाकी अभी पॉलिटिकल बहुत शुक्रिया फरूक साहब हमारे साथ मौजूद था। पूरा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।